नमस्कार दोस्तों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की पॉलिटी का चैप्टर 4 पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है कानूनों की समझ। आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा या मताधिकार की उम्र सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने कानूनों को भी जानते हों। अभी तक आप यह जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? क्या कोई कानून लोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? क्या कानून सब पर लागू होते हैं? इस स्थिति को पढ़ें और इसके नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। एक सरकारी अधिकारी के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। बार क्या आपको लगता है कि उस सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से बहुत ताकतवर है? यह सीधे सीधे कानून के उल्लंघन का मामला है। जैसा कि आप इकाई 1 में पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। इसलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान यह था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर कानूनों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। कानून के शासन का मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धनासेठ हो, और यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है। सजा तक पहुँचने की भी एक तय प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आजाद थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। जैसे निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई, जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का यह चलन खत्म होने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों ने इस बात पर काफ़ी विवाद रहा। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने पर आधारित था। दूसरी वजह यह बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानून मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक थी। इसके मुताबिक अगर कोई भी व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। रोलक एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलक एक्ट के सख्त खिलाफ थे। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलक एक्ट को लागू कर दिया गया। पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय यह सभा चल रही थी उसी समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ। उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई सौ लोग मारे गए और असंख्य जख्मी हो गए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें, बच्चे भी थे। इस पेंटिंग में जलियांवाला बाग नरसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। ये देखो कितनी बेरहमी से।
भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के इस मनमानी इस्तेमाल का विरोध और इसकी आलोचना करते थे। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया, समानता का संघर्ष। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते जो न्याय के विचार पर आधारित हो। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी बनने लगा। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें समाज जैसे देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे। इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद यह दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं और कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। कक्षा 6 की पुस्तक में आपने 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे बेटी और उनकी माँ तीनों का परिवार संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी एक नए कानून बनाए गए हैं। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुंचते हैं कि एक नया कानून जरूरी है, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, इनके बारे में आप अगले हिस्से में पढ़ेंगे। नए कानून किस तरह बनते हैं। कानून बनाने में संसद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह प्रक्रिया कई तरह से आगे बढ़ती है। आमतौर पर सबसे पहले समाज के विभिन्न समूह ही किसी खास कानून के लिए आवाज़ उठाते हैं। यह संसद की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के सामने आ रही समस्या के प्रति संवेदनशील हो। आइए देखें घरेलू हिंसा का सवाल किस तरह संसद के सामने आया और घरेलू हिंसा की रोकथाम पर कानून बनने की प्रक्रिया क्या थी। सतत विकास लक्ष्य 5 लैंगिक समानता। जब परिवार का कोई पुरुष सदस्य, आमतौर पर पति, घर की किसी औरत, आमतौर पर पत्नी के साथ मारपीट करता है, उसे चोट पहुंचाता है या मारपीट अथवा चोट की धमकी देता है तो सामान्यतः इसे घरेलू हिंसा कहा जाता है। औरत को यह नुकसान शारीरिक मारपीट, भावनात्मक शोषण के कारण पहुंच सकता है। यह शोषण मौखिक, यौन या फिर आर्थिक शोषण भी हो सकता है। घरेलू हिंसा कानून 2005 महिलाओं की सुरक्षा की परिभाषा ने घरेलू शब्द की समझ को और अधिक व्यापक बना दिया है। अब ऐसी महिलाएं भी घरेलू का हिस्सा मानी जाएंगी जो हिंसा करने वाले पुरुष के साथ ही मकान में रहती है या रह चुकी हैं। अरे साजिया, आज का अखबार पढ़ा तुमने? ये महिलाओं के लिए कितनी बड़ी बात है ना। महिलाओं के लिए ही क्यों, हिंसा मुक्त परिवार तो सबके लिए ही अच्छे हैं। देखो न कुसुम, इस कानून को बनने में कितना वक्त लग गया है, बल्कि पहले तो हमें नए कानून की जरूरत ही साबित करनी पड़ी। कुसुम और साजिया एक महिला संगठन सदस्य हैं। उन्हें इस सफ़र की एक एक कड़ी याद है। अप्रैल 1991, दफ्तर का एक आम दिन। मुझे सलाह चाहिए, मेरा आदमी मुझे पीटता है। मैंने अभी तक किसी से यह बात नहीं बताई। मुझे बड़ी शर्म आती है पर अब बर्दाश्त नहीं होता, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं कहाँ जाऊँ? मेरा बेटा और बहू मुझसे बहुत बुरा बर्ताव करते हैं, बहुत बल्ला बुरा कहते हैं। मैं अपने बैंक खातों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकती। वे चाहे तो मुझे घर से भी निकाल सकते हैं। मैं पुलिस के पास नहीं जाना चाहती। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि मारपीट बंद हो जाए। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे मेरे घर से न निकाला जाए। बदकिस्मत से मौजूदा कानून फौजदारी कानून है, उनमें से दोनों रास्ते मुमकिन नहीं है। 1990 के दशक में विभिन्न मंचों से एक नए कानून की मांग उठती रही। हमने कई महिलाओं की आपबीती सुनी है। हमने देखा कि महिलाएं मारपीट से बचाव चाहती हैं, वे अपने मकान में रहना चाहती हैं। कई बार उन्हें सिर्फ थोड़ी सी राहत की दरकार होती है। इस मुद्दे से निपटने के लिए एक नया नागरिक कानून होना चाहिए। जन सुनवाई। 1999 वकीलों, कानून के विद्यार्थियों, समाज वैज्ञानिक संगठन लॉयर्स कलेक्टिव ने राष्ट्रवादी चर्चा के बाद घरेलू हिंसा रोकथाम एवं सुरक्षा विधेयक का मसौदा तैयार किया है। इस विधेयक को बहुत सारे लोगों को पढ़ाया गया।
घरेलू हिंसा की परिभाषा में शारीरिक, आर्थिक, यौन और मौखिक व भावनात्मक दुर्व्यवहार को भी शामिल किया जाना चाहिए। साझा घरेलू दायरे में रहने वाली किसी भी महिला को इस कानून के तहत रखा जाना चाहिए। उन्हें साझा मकान से बेदखली से बचाया जाना चाहिए। और आर्थिक मदद के बारे में क्या ख्याल है? विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की गई। महिला आंदोलन घरेलू हिंसा पर एक नया कानून चाहता है। सरकार को यह प्रस्ताव जल्दी से जल्दी संसद में पेश करना चाहिए। आखिरकार 2002 में यह विधेयक संसद में पेश कर दिया गया, लेकिन इस विधेयक में कोई भी वो बात नहीं है जो हमने सुझाई थी। हमें विधेयक के इस रूप का विरोध करना चाहिए। चलो संवाददाता सम्मेलन बुलाते हैं। साथ ही कंप्यूटर पर एक ऑनलाइन याचिका शुरू करनी चाहिए ताकि इंटरनेट पर लोग तुरंत अपनी राय दे सकें। कई महिला संगठन राष्ट्रीय महिला आयोग ने संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव सौंप दिए। संसदीय स्थायी समिति के माननीय सदस्यगण वर्तमान विधेयक को बदलना। हम घरेलू हिंसा की प्रस्तावित परिभाषा सहमत नहीं है। इस कानून में बच्चों की अस्थायी कस्टडी का भी इंतजाम होना चाहिए। दिसंबर 2002 में स्थायी समिति ने अपनी सिफारिश राज्यसभा को सौंप दी। इन सिफारिशों लोकसभा में पेश किया गया। कमेटी की रिपोर्ट में महिला संगठनों की ज़्यादातर मांगों को स्वीकार कर लिया गया था। 2005 में संसद के सामने एक नया विधेयक पेश किया गया। दोनों सदनों से मंजूरी मिल जाने के बाद उसे राष्ट्रपति के पास स्वीकृति के लिए भेज दिया गया। 2006 से घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। अक्टूबर 2006 में एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान यह नया कानून क्या है? यह पहला कानून है जिसमें महिलाओं के हिंसा मुक्त परिवार के अधिकार को मान्यता दी गई है और घरेलू हिंसा के व्यापक परिभाषा पेश की गई है। यह एक दीवानी कानून है जो करोड़ों महिलाओं को राहत प्रदान करेगा। बहुत सारी पत्नियों, माँओं, बेटियों, बहनों को अपने घरों में हिंसा से निजात मिलेगी। ये कानून एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। यह कानून एक साझे मकान में रहने की महिला के अधिकार को मान्यता देता है। महिला किसी भी तरह की हिंसा के खिलाफ सुरक्षा का आदेश प्राप्त कर सकती हैं। महिलाएं अपने लिए इलाज और अन्य खर्चों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकती हैं। अब एक और लंबा सफ़र शुरू होता है। हाँ, हमें इस बात का ख्याल रखना है कि इस कानून में जिन बातों का वादा किया गया है उन्हें सचमुच लागू किया जाए। हमें सब तरफ नज़र रखनी होगी। हमें महिलाओं, पुलिस, न्यायपालिका सभी को इस कानून के बारे में शिक्षित करना होगा। यह कानून इतना महत्वपूर्ण क्यों? जिन औरतों के साथ हिंसा या दुराचार होता है उन्हें आमतौर पर पीड़ित माना जाता है। इस हालात में उभरने के लिए औरतें तरह तरह से संघर्ष करती हैं। इसलिए इन्हें पीड़ित की बजाय सर्वाइवर कहना ज़्यादा बेहतर है। इससे अंग्रेजी शब्द का अर्थ है जो बचा रहे। इस उदाहरण से साफ हो जाता है कि नागरिकों की भूमिका कानून बनाने में कितनी अहम है। वे जनता की चिंताओं को कानून के दायरे में लाने के लिए संसद की मदद कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के हर चरण में नागरिकों की आवाज़ बहुत मायने रखती है। यह आवाज़ टेलीविज़न रिपोर्टों, अखबारों के संपादकीय, रेडियो प्रसारण और आम सभाओं के जरिए सुनी और व्यक्त की जा सकती है। इन सारे संचार माध्यमों के जरिए संसद का काम ठोस और पारदर्शी तरीके से जनता के सामने आता है। अलोकप्रिय और विवादास्पद कानून। आइए अब एक और स्थिति पर विचार करें। कई बार संसद एक ऐसा कानून पारित कर दे जो बेहद अलोकप्रिय साबित होता है। ऐसा कानून संवैधानिक रूप से वैध होने का कानूनन सही हो सकता है, फिर भी वह लोगों को रास नहीं आता क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे नीयत सही नहीं थी। इसलिए लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, इसके खिलाफ जनसभाएं कर सकते हैं, अखबारों में लिख सकते हैं, टीवी चैनलों में रिपोर्ट भेज सकते हैं। हमारे जैसे लोकतंत्र में आम नागरिक संसद द्वारा बनाए जाने वाले दमनकारी कानूनों के बारे में अपनी असहमति व्यक्त कर सकते हैं। जब बहुत सारे लोग ये मानने लगते हैं कि गलत कानून पारित हो गया तो संसद के ऊपर भी उस कानून पर दोबारा विचार करने का दबाव पड़ता है। उदाहरण के लिए नगरपालिका की सीमाओं के भीतर जगह के इस्तेमाल संबंधित विभिन्न नगरपालिका के कानूनों में पटरी पर दुकान लगाने और फेरी लगाने को गैर कानून घोषित किया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं कि सार्वजनिक स्थानों को साफ सुथरा और खुला रखने के लिए कुछ कानून जरूरी है, तभी लोग आसानी से फुटपाथों पर चल पाएंगे। लेकिन हम इस बात को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते कि पटरी वाले और फेरी वाले किसी भी बड़े शहर में रहने वाले लाखों लोगों को जरूरी चीज़ें और सेवाएं बहुत सस्ती कीमत पर और कुशलतापूर्वक पहुंचाते हैं। इसी से उनकी रोजी रोटी भी चलती है। लिहाजा अगर कानून किसी एक
समूह की हिमायत करता है और दूसरे समूह की उपेक्षा करता है तो उस पर विवाद खड़ा होता है और टकराव की स्थिति पैदा हो जाएगी। जो लोग सोचते हैं कि संबंधित कानून सही नहीं है, जैसा कि आपने कानून के शासन पर केंद्रित पिछले भाग में पढ़ा, भारतीय राष्ट्रवादी खेमा अंग्रेजों द्वारा थोपे जा रहे मनमाने और दमनकारी कानून का विरोध वह उनकी आलोचना करता था। इतिहास में हमें ऐसे बहुत सारे लोग और समुदाय दिखाई देते हैं जिन्होंने न्यायपूर्ण कानूनों को खत्म करवाने के लिए संघर्ष किया। कक्षा 7 की पुस्तक में आपने पढ़ा था कि रोजा पार्क्स नामक अफ्रीकी अमेरिकी महिला ने 1 दिसंबर 1955 को एक श्वेत व्यक्ति के लिए बस में श्वेत नागरिकों अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के लिए अलग अलग दायरे तय करता था। यहाँ तक कि सड़कों पर दोनों समुदाय की जगह अलग अलग होती थी। रोजा पार्क्स की यह इनकार एक ऐतिहासिक घटना थी। इसी के बाद वहाँ नागरिक अधिकार आंदोलन शुरू हुआ जिसके फल से 1964 में नागरिक अधिकार कानून पारित किया गया। इस कानून के जरिए संयुक्त राज्य अमेरिका में नेशनल धर्म या राष्ट्रीयता के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैर कानून घोषित कर दिया गया। उपरोक्त चित्र में रोजा पार्क्स बस में यात्रा करती हुई दिखाई दे रही है। ये देखो, वे इस मुद्दे पर फैसले के लिए अदालत की शरण में जा सकते हैं। यदि अदालत को ऐसा लगता है कि वह कानून संविधान के विरुद्ध है तो वह उसे संशोधन कर सकती है और उसे रद्द भी कर सकती है। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नागरिक के रूप में हमारी भूमिका प्रतिनिधियों के चुनाव के साथ खत्म नहीं होती। इसके बाद हम अखबारों अन्य संचार माध्यम के जरिए इस बात पर नज़र रखते हैं कि हमारे सांसद क्या कर रहे हैं। अगर हमें लगता है कि वे सही काम नहीं कर रहे हैं तो हम उनकी आलोचना करते हैं। इस प्रकार हमें इस बात को सदा ध्यान में रखना चाहिए कि लोगों की जितनी हिस्सेदारी होगी और जितने उत्साह से जुड़ेंगे उतना ही संसद को अपना काम सही ढंग से करने में मदद मिलेगी। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ। शब्द संकलन। आलोचना, किसी व्यक्ति या चीज में कमियां निकालना, उसे अस्वीकार कर देना। इस अध्याय में आलोचना शब्द का इस्तेमाल सरकार के कामकाज में नागरिकों की ओर से होने वाला आलोचना के लिए किया गया। विकास क्रम, सरल से जटिल रूप तक विकास की प्रक्रिया को विकास क्रम कहा गया। आमतौर पर इस शब्द का इस्तेमाल पौधे या पशुओं की किसी प्रजाति के विकास का वर्णन करने के लिए किया गया है। इस अध्याय में विकास क्रम का मतलब इस बात से है कि महिलाओं को घरेलू हिंसा से सुरक्षा प्रदान करने का विचार किस तरह एक अखिल भारतीय कानून के रूप में विकसित हुआ। राजद्रोह, जब सरकार को ऐसा लगता है कि इसके खिलाफ प्रतिरोध पैदा हो रहा है या विद्रोह किया जा रहा है तो उसे राजद्रोह कहा जाता है। इस स्थिति में सरकार को किसी की गिरफ्तारी के लिए ठोस सबूत की जरूरत नहीं होती। 1870 के राजद्रोह एक्ट के अंतर्गत अंग्रेज सरकार राजद्रोह की बहुत व्यापक परिभाषा का इस्तेमाल करती थी, लिहाजा वे इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते थे। राष्ट्रवादी नेता इस कानून को मनमाना मानते थे क्योंकि बहुत सारे लोगों को गिरफ्तारी से पहले वजह भी नहीं बताई जाती थी, उन्हें बिना मुकदमा चलाए जेल में डाल दिया जाता था। दमनकारी, स्वतंत्र और स्वाभाविक विकास से अभिव्यक्ति को रोकने के लिए सख्ती से नियंत्रण स्थापित करना। इस अध्याय में उन कानूनों को दमनकारी कहा गया है जो लोगों को बहुत निर्मम ढंग से नियंत्रित करते हैं और उन्हें सभा करने व अपनी बात कहने सहित मौलिक अधिकारों का इस्तेमाल करने से भी रोक देते हैं। इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, कानून का शासन पद से आप क्या समझते हैं? अपने शब्दों में लिखिए। अपना जवाब देते कानून के उल्लंघन का कोई वास्तविक या काल्पनिक उदाहरण दीजिए। कानून का शासन से मतलब है सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। कानून से ऊपर कोई नहीं होता। कानून जाति धर्म के आधार पर लोगों के बीच कोई भेदभाव नहीं करता। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा है। कानून उल्लंघन का उदाहरण, यदि कोई व्यक्ति वाहन चलाते समय लाल बत्ती पार करता है तो यह यातायात नियमों का उल्लंघन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहासकार इस दावे को गलत ठहराते हैं कि भारत में कानून का शासन अंग्रेजों ने शुरू किया था। इसके कारणों में से 2 कारण बताइए। इसका मतलब है
कि ब्रिटिश सरकार ने तो कानूनों को मनमाने तरीके से लागू किया था, जैसे राजद्रोह एक्ट 1870। और ब्रिटिश भारतीय कानून के विकास में भारतीय राष्ट्रवाद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ठीक है, ये इसके मुख्य कारण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना थर्ड क्वेश्चन, घरेलू हिंसा पर नया कानून किस तरह बना? महिला संगठनों ने इस प्रक्रिया में अलग अलग तरीके से क्या भूमिका निभाई, उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो महिला संगठनों की भूमिका, महिला संगठनों ने घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की शिकायतों, उनके विचारों के बारे में बताया। महिला संगठनों ने जब जन सुनवाई के दौरान इस प्रकार हिंसा से निपटने के लिए एक नए कानून की जरूरत महसूस की। महिला संगठनों ने विचार विमर्श के लिए अलग अलग संस्थानों के साथ बैठकें की और घरेलू हिंसा से निपटने के लिए सन 2002 में संसद में पेश विधेयक को महिला संगठनों ने नामंजूर कर दिया और संसदीय स्थायी समिति को अपने सुझाव दिए। और 2005 में संसद के सामने नया विधेयक पेश किया गया और संसद की मंजूरी के बाद 2006 में घरेलू हिंसा महिला सुरक्षा कानून लागू हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना फोर्थ क्वेश्चन, अपने शब्दों में लिखिए कि इस अध्याय में आए निम्नलिखित वाक्य पृष्ठ 44-45 से आप क्या समझते हैं? अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू किया था। यह समानता का संघर्ष था। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। वे कानून को उससे अलग ऐसी व्यवस्था में के रूप में देखना चाहते जो न्याय के विचार पर आधारित हो। तो इसका मतलब है कि ब्रिटिश भारत में उपनिवेशी सरकार ने बहुत से ऐसे कानून लागू किए जो भेदभाव पर आधारित थे। यह कानून का शासन नहीं था। ठीक है, राष्ट्रवादियों ने अपनी बातों को मनवाने के लिए संघर्ष शुरू किया। यह संघर्ष समानता पर आधारित था क्योंकि वे ऐसा कानून चाहते थे जो भारतीय और ब्रिटिश लोगों के लिए एक जैसा हो। राष्ट्रवादियों के लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना मजबूरी हो। और राष्ट्रवादी तो ऐसा कानून चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर और क्वेश्चन आंसर कंप्लीट है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।